विशेषकर मुस्लिम समाज के साथियों को टारगेट बना के देशद्रोह के मुकदमे में लगातार एफआईआर की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। कोई बात नहीं साथियों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कठिन समय है और ये अन्याय के खिलाफ आप जिस तरह से डटे रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। एक दिन हमें भी जेल जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे, हमें भी ये लोग बख्शेंगे नहीं, उस बात की चिंता नहीं है साथियों। हम जाएं और कितने साथी जाएं, इस बात से घबराना नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जारी रहे। एक सफूरा जरगर, उनकी बात की आप देखिए, सफूरा जरगर के मामले में देखिए कि 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं दी गई है। हेल्थ ग्राउंड पर भी उनको बेल नहीं दी गई है। आप समझ रहे हैं मैं बार बार अदालतों पे क्वेश्चन मार्क क्यों करता हूं, अदालतों पे उंगलियां क्यों मैं लगातार जो उठा रहा हूं। ये स्थिति है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि अदालतों की भी बिल्कुल जो संवेदना है वो मर चुकी है, संवेदनाहीन हो चुके हैं। कहां गई वो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो ये कहती है बेल इज रूल, रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना, जमानत देना एक नियम है और जमानत खारिज करना ये अपवाद है। कहां गया वो कानून को भूल गई जो कहता है कि जब तक साबित नहीं हो जाए हर व्यक्ति बेगुनाह है, हर मुलजिम जो बेगुनाह है। कहां गई वो अदालतें जो इस बात को सोचती हों, जो इस बात को, जिस पर हमारा कानून टिका हुआ है, जो ये कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें सफूरा जरगर और ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। इस तरह के जो लोग हैं उनसे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं। हम कोई मुर्दा नहीं है, हम कोई काठ की पुतली नहीं है, मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, हम दिमाग रखते हैं, दिल रखते हैं, दिल हमारे सीने में धड़कता, सांसें चलती हैं हमारी नसों में, हमारी जो नसों में खून दौड़ता है। हम वैसे ही नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, ये मानते हैं। ये डराने की कोशिश की जा रही है, हम कमजोर न थे, न हम हैं और न ही जीवन में कमजोर होंगे। हर तरह से मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया कहां आ गया है, तो कहां से आया ये पैसा, किस काम आ रहा है ये पैसा? क्या इससे किट खरीदी जा रही हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटी खरीदी जा रही हैं, क्या ये रिसर्च वर्क में काम हो रहा है, काम में आ रहा है? क्या रेलवे का तो आप किराया दे नहीं रहे, बसों का किराया तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को खाने के लिए तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को सीधा पैसा आप पहुंचा नहीं रहे। ये पैसा कहां से है, कहां किस काम में आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जांच होना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? उनका तो सीना जो है 56 इंच का है, वो तो बड़े मन की बात करते हैं। तो मन की बात करते हैं तो छुपा क्यों रहे हैं, मन में क्यों रख रहे हैं उस बात को? आने दीजिए ना बाहर कि जो आपने पीएम केयर फंड बनाया है उसमें बताइए, आप हिम्मत करके बताइए, 56 इंच का सीना है आपका, आप बताइए कि वो पीएम केयर फंड में अब तक कितना पैसा आया है, कहां से आया है, किन किन लोगों ने दिया है, कितना कितना दिया है और वो आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक किस जगह इस्तेमाल किया है, किस किस राज्य को दिया गया है? क्योंकि राज्यों को तो आपने पैसा दिया नहीं है। राज्य जो आपसे सहयोग मांग रहे हैं वो तो पैसा आपने दिया नहीं है। राज्य जो आपसे जो चाहते हैं कि इस कोरोना की मुसीबत में आप उनको मदद करें, वो तो आप उनको पैकेज जो मांग रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने लगभग 34,000 करोड़ रुपया जो राज्यों का जीएसटी का पड़ा है आपने वही नहीं दिया। वही आप जो डकार के बैठे हैं, कम से कम वही दे दीजिए। जो स्थिति केंद्र सरकार ये कर रही है तो बताना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर वही वाली स्थिति आएगी जिससे आप कहते हैं कि भाई चोर है कि चौकीदार चोर है, वो वाली स्थिति आएगी। लोग ये नारा लगाएंगे, कहेंगे ये लोग। और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप बताइए ना, सबको बताइए कि ये इतना पैसा आया, इन्होंने दिया, ये इतना अब तक आ चुका है और ये पैसा यहां खर्च हुआ है या यहां खर्च किया जाएगा। दोनों स्थिति ये मैंने बता दी। और तीसरी स्थिति ये है साथियों कि लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के वो लोग जो मुखर होकर सच बयान कर रहे हैं, जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो दिल्ली हिंसा हुई है, उस हिंसा में उन्हीं लोगों को मारा गया, मुस्लिम समाज के ही लोग अधिकतर उसमें मारे गए हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को ही लगातार टारगेट बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के समय में भी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। आपने देखा है जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। उनको जमानत नहीं मिली है और उन पर आरोप यह है कि उन्होंने
एक फेसबुक पे अपने पे एक वो डाली है फेसबुक पोस्ट, और उसमें कहा है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो कुछ हिंदू हैं, वो ये समझ रहे थे कि जो बाहर के जो मुस्लिम या अरब जो देश हैं वो इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, और या फिर एक और उन्होंने बात कही कि जो भारत के जो मुस्लिम हैं वो विदेशी जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं, उनसे जाके अगर बात कहेंगे कि इस तरह से अत्याचार मुस्लिमों के खिलाफ इस देश में, भारत में हो रहा है, तो इस देश में जलजला आ जाता। ये बात आपको उनकी अच्छी लगे ना लगे, उनकी बात बुरी हो सकती है, एक पल को अगर मान भी लिया जाए, तो इसमें देशद्रोह की कहां बात है। देशद्रोह की धारा 124A पढ़ी है आपने? जो धारा 124A के जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़े हैं कि आपने? लेकिन नहीं, आप नहीं जानते, बस आपको अपने हिसाब से करना है, देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर देना है। सफूरा जरगर जो एक लेडी हैं, जो CAA, NPR और NRC का जो आंदोलन उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी, जामिया की स्टूडेंट हैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, बीजेपी के बेशर्म IT सेल ने, जो निकम्मा गुलाम, जो दलाल बन चुका है, इस IT सेल ने और बीजेपी के बेशर्म नेताओं ने उन पर कितने, उनके चरित्र पर कितने गंदे गंदे आरोप लगाए। ये काश इनके घर में मां बहन हैं, मुझे पता नहीं, अगर हैं तो अपनी मां बहन को जरा अपने ट्वीट वो दिखाएं, या इनकी माताएं बहनें एक बार जरा वो ट्वीट देखें जो इन्होंने किए हैं सफूरा जरगर जैसी एक नेक और अच्छी शेरदिल महिला के विषय में। और उसकी शादी हो चुकी है 2018 में, और उसकी शादी से ही वो प्रेग्नेंट है, जिस पर कपिल मिश्रा और जो ये हैं आपका संबित पात्रा, जिस तरह के लोगों ने इतना घटिया और गंदा जो है एक कमेंट किया। ये जो लोग हैं बेशर्म, जो माताओं की, बहनों की, औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, ये उसी कोख को गाली देते हैं जिस कोख से ये खुद जन्मे हैं, उसी कोख को ये बेइज्जत करते हैं, उसी कोख को ये बदनाम करते हैं। ऐसे ये लोग हैं। हालांकि नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यह सब दिखाई नहीं देता है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये खबर पहुंचती नहीं है? जब हर ट्विटर को, हर फेसबुक अकाउंट को, हर जो है, जो व्हाट्सएप जो है, सारी चीजें ग्रुप हैं, उन सबको वॉच किया जा रहा है, लगातार उनको देखा जा रहा है, क्या ये चीजें प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं पहुंच रही हैं? और अगर पहुंच रही हैं तो क्यों आंखें क्यों मिच रखी हैं? क्या उन्हें कहना नहीं चाहिए कि किस तरह की बेशर्मी कर रहे हैं? जो UAE की जो राजकुमारी हैं उनके खिलाफ भी जिस तरह की बेशर्मी भरे इन्होंने अपमानजनक जो है ट्वीट किए हैं, क्या उन सबसे आंखें मूंद रखी हैं? तो ये जो सारी स्थिति है, ये जिस तरह से लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को भी और पूरे बहुजन समाज को इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, इन्हें याद रखना पड़ेगा, इन्हें भूलना नहीं है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है, और संवैधानिक तरीके से सही समय पर हमें सही तरीके से इसका समुचित जवाब देना है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, हम भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, हम ईसा मसीह के पुजारी हैं, हम मोहम्मद साहब के पुजारी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। इसलिए अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें इस सब का विरोध करना पड़ेगा और सही समय पर सही जवाब देना पड़ेगा। मेरी सभी साथियों से, मेरे बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है साथियों, मेरी आपसे विनम्र विनती है साथियों, हम सबको समझना होगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाइए। और जो मैंने चीजें उठाई हैं, हमको इकट्ठा होना है। मैंने पहले भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, खुल जाता है टाइम से, तो 7 जून को हम लोग मीटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता तो उसके बाद जरूर मीटिंग करेंगे और सारे संगठनों और पार्टियों को हम एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आज एक बात रखी है, ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया सुझाव मेरी एक आंटी जी हैं उन्होंने दिया, और उनके पति भी समाज के लिए बहुत सोचने वाले, बड़ी चिंता करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले, और उसके दुख दर्द से हमेशा जानने वाले, उसके दुख दर्द को दूर करने वाले मेरे एक ऐसे, मैं उन्हें गुरु भी कह सकता हूं, वो लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं दिल्ली में। उनकी जो मिसेज हैं, उनके माध्यम से सुझाव आया, मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप सबके सामने रखा है कि क्या हमें जो एक मजदूर केयर फंड बनाना है साथियों, हमें इसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सोचने से रही साथियों, और जो स्थिति लगातार आ रही है, ये स्थिति भविष्य में कभी ना आए, हम किसी तरह से हैंडीकैप ना हो, हम अपने भाइयों को, अपने मजदूरों को, माताओं बहनों को मदद पहुंचा सकें।
हमें यह सोचना पड़ेगा साथियों। तो पीएम केयर फंड के विषय में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी हमारे साथी हैं वो साथी इस बात को सोचें कि चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, कोई भी हो, हम सारे के सारे मिलकर साथ आए और पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन बनाएं। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके सामने कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है साथियों। हमारे जो साथी हैं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के जो भी अधिकारी हैं, चाहे कितने भी बड़े लेवल पर हों, उन सबको लगातार सताया जाता, परेशान किया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता है। उनकी जो सीआर है वो जानबूझकर खराब की जाती है। मैं बहुत इन सारी चीजों को बड़े जड़ से जानता हूं साथियों, लेकिन उस सबके बावजूद भी हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। साथियों की बात कर रहा था मैंने, उनकी बात करी जो ऐसे, जो उसके माइनॉरिटी सेल के, जो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनकी बात मैंने करी। एक सफूरा जरगर, उनकी बात की। आप देखिए सफूरा जरगर के मामले में देखिए कि 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं दी गई है। हेल्थ ग्राउंड पर भी उनको बेल नहीं दी गई है। आप समझ रहे हैं मैं बार बार अदालतों पे क्वेश्चन मार्क क्यों करता हूं, अदालतों पे उंगलियां क्यों उड़ा रहा हूं, मैं लगातार जो उठा रहा हूं। ये स्थिति है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि अदालतों की भी बिल्कुल जो संवेदना है वो मर चुकी है, संवेदनाहीन हो चुके हैं। कहां गई वो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो ये कहती है बेल इज रूल, रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना, जमानत देना एक नियम है और जमानत खारिज करना ये अपवाद है। कहां गया वो कानून को भूल गई जो कहता है कि जब तक साबित नहीं हो जाए हर व्यक्ति बेगुनाह है, हर मुलजिम जो बेगुनाह है। कहां गई वो अदालतें जो इस बात को सोचती हों, जो इस बात को, जिस पर हमारा कानून टिका हुआ है, जो ये कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें सफूरा जरगर और ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। इसी में एक हमारे जामिया के और हमारे साथी हैं जो लगातार सीए, एनपीआर, एनआरसी के विषय में लगातार आंदोलन में रहे और जामिया में जो आंदोलन चला उस आंदोलन को बहुत एक्टिव रूप से हैंडल करते रहे। उन पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया, सफूरा जरगर पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया। वो हमारे साथी हैं मीरान भाई। मीरान भाई को भी नौजवान साथी हैं, बड़े जुझारू साथी हैं, उनको भी जो है देशद्रोह के आरोप में बंद किया गया है। एक और हमारे खालिद सैफी हैं जो हमारे इधर रहते हैं, जो यमुना पार के इलाके में शायद कहीं रहते हैं, एक वो भी ऐसे साथी हैं, लगातार वो साथी भी संघर्ष करते रहे हैं। तो ऐसे सारे साथियों को टारगेट बना के, विशेषकर मुस्लिम समाज के साथियों को टारगेट बना के देशद्रोह के मुकदमे में लगातार एफआईआर की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। कोई बात नहीं साथियों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कठिन समय है और ये अन्याय के खिलाफ आप जिस तरह से डटे रहे हैं ये उसी का परिणाम है। एक दिन हमें भी जेल जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे, हमें भी ये लोग बख्शेंगे नहीं, उस बात की चिंता नहीं है साथियों। हम जाएं और कितने साथी जाएं, इस बात से घबराना नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जारी रहे। लगातार हमको एक दूसरे को जोड़ते रहना है, इकट्ठे रहना है। यही बात मुझे आपसे कहनी है साथियों। आपने इतनी देर सुना, मुझे हर चीज को मैंने कोशिश करी है, तो फिर एक बार शॉर्ट में कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज और हिंदू समाज के भी जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, जो सहृदय लोग हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो भी आपके साथ में हैं और हम भी सब आपके साथ में हैं। कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हमेशा बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के आपके साथ में रहेंगे, आपके दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। इस चीज को आप किसी भी हालत में जो है घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपना आत्मविश्वास मजबूत करें साथियों। और पीएम केयर फंड के विषय में लगातार सवाल उठाएं साथियों, लगातार। और तीसरी जो बात मैंने कही कि हमें मजदूर केयर फंड बनाना पड़ेगा। एक बात और साथियों मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया लेकिन वो भी बहुत जरूरी बात मुझे याद आ गई कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आरोग्य सेतु ऐप की बात कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप किस कानून के तहत आप ला रहे हैं? क्या संसद ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप लाएं? क्या उससे कोरोना रुकेगा? क्या ये कोरोना को रोकने की दवाई है? क्या ये वैक्सीन है? क्या है एक तरीका जो आप लेके आ रहे हैं? और आपने कह दिया कि पहले सारे सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और जो सर्वेंट है उन सबको, गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके बाद में आपने कह दिया कि हर किसी को वो करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। 135 करोड़ की आबादी को किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या इसके लिए कोई कानून है? संसद ने पास किया है।
क्या ऑर्डिनेंस लाए हैं, कोई अध्यादेश लेके आए हैं आप? किस कानून के तहत आपने ये सब किया है? किस बात की गारंटी है? आपकी साइबर सेल की क्या स्थिति है? आपकी साइबर सेल में जिस तरह की चोरी हो रही है, लोगों का डाटा जिस तरह से चुराया जा रहा, बेचा जा रहा है, विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस तरह की जो सारी चीजें हो रही हैं, इसके लिए आपके पास की सुरक्षा वो है? आपकी जो साइबर सेल की जो अदालतें हैं, उनमें आपके पास जजेस नहीं हैं, सालों से जजेस जो हैं उनमें नहीं है, वो कोर्टें खाली पड़ी हैं। किस आधार पर आप कर रहे हैं ये आरोग्य सेतु ऐप की बात? और वो भी आपने प्राइवेट हाथों में दे रखा है, प्राइवेट लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। किस प्राइवेट संस्था को किस कारण से दे सकते हैं? क्या आपका आदेश को क्या ईश्वर का आदेश है? क्या किस तरह क्या मानते हैं आप अपने आप को? क्या समझते हैं आपको? क्या आप ईश्वर हैं कि जो मन में आएगा आप जो कहेंगे और देश आपकी बात को आंख मीच के मानेगा बिना अपनी समझ का इस्तेमाल किए हुए? पहले आप ये बताइए किस कानून के तहत? ये सारे सवाल हैं, जनता के सवाल है, जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूं, जनता पूछ रही है आपसे। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि संसद के किस कानून के तहत लाए आप इस ऐप को, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाए आप इसको, किस अध्यादेश के तहत लाए हैं, कौन सा कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी या कोई और किसी कानून में कहां है इसका प्रावधान? किस महामारी के किस कानून के तहत आप इसको लेकर आए हैं? किस अधिकार के तहत आप इस ऐप को डाउनलोड करने की बात करें? मेरा सभी लोगों से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, साइबर के जो विशेषज्ञ हैं, जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है, बहुत साफ शब्दों में कहना है, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी यह कहा कि ये जो ऐप है, ये लोगों की निगरानी करने वाला ऐप है। आपको आपकी सर्विलेंस की जा रही है इस ऐप के माध्यम से। आप कहां जा रहे हैं, कहां किससे बात कर रहे हैं, किन किन सबसे जो है आप जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को सर्विलेंस पे आपकी पे लगाया जा रहा है। आपका सारा डाटा इसके माध्यम से चोरी किया जाएगा और ये सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारे सवालों का जवाब लिखित में नहीं देंगे, कानून के तहत नहीं बनाएंगे, तब तक किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बात यह भी कही जा रही है कि आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आपको मेट्रो में सवारी नहीं करने दी जाएगी, आपको बैंकों से पैसा नहीं होगा। ये सब डराने की स्थिति है। कोई बैंक आपसे आपके पैसा निकालने से मना नहीं कर सकता, कोई आपकी एफडी तोड़वाने से मना नहीं कर सकता। कोई भी बैंक की डीलिंग है, इस ऐप के लिए आपसे किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर आपको मना नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्था आपके बच्चों को एडमिशन देने के लिए या आपके बच्चों के दाखिले के लिए मना नहीं कर सकती है। अगर कोई स्थिति है बताइए हमें, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, देखते हैं कौन कैसे करता है। ये सारी स्थिति घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। इस तरह के जो लोग हैं उनसे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं। हम कोई मुर्दा नहीं है, हम कोई काठ की पुतली नहीं है, मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, हम दिमाग रखते हैं, दिल रखते हैं, दिल हमारे सीने में धड़कता, सांसें चलती हैं हमारी नसों में, हमारी जो नसों में खून दौड़ता है। हम वैसे ही नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, ये मानते हैं। ये डराने की कोशिश की जा रही है। हम कमजोर न थे, न हम हैं और न ही जीवन में कमजोर होंगे। हर तरह से मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथियों, मेरा आपसे कहना है, ये एक पता नहीं कौन दलाल कर गए हैं, ये आ गए, ये गाली दे रहे हैं। ये कुछ कीड़े जो हैं ये रेंगने के लिए आ जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े हैं जो आ जाते हैं रेंगने के लिए और इसमें गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इनकी, क्योंकि इनको पैसा ही इस बात के लिए मिलता है, बीजेपी आईटी सेल को, जो क्योंकि सारे पैसे पे चलती है, तो वो तो नौकर हैं, नौकर गुलाम है। ये इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? तो उसके लिए तो इनसे घबराने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जितनी गाली हो सकती है पूरी भड़ास निकाल लो, ताकि तुम्हारे मन को कम से कम कुछ सुकून मिले, कुछ शांति मिले, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो मेरा ये कहना, घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार जो एनपीआर और एनआरसी और जो सीएए है उस सबको करने की कोशिश कर रही है। जब सब लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, सबकी जानकारी, हर चीज की जानकारी सरकार के पास चली जाएगी, तो सीएए और एनपीआर और एनआरसी करने की कहां वो जरूरत रहेगी, घर बैठ के आराम से करेगी। तो ये दूसरी तरह से एनपीआर और एनआरसी करने का एक फार्मूला है आरोग्य सेतु ऐप। इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है साथियों। तो मेरा आपसे यही कहना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखें।
आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, बहुत सारे साथी जुड़े, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। खुश रहें,